दोस्तों, हिस्ट्री में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां किस्मत यानी फेट इंसान का हाथ पकड़ लेती है। अगर उस दिन मिल्टन हर्शी ने वो कदम उठाया होता तो आज दुनिया में हर्शीज चॉकलेट नहीं होती। शायद वो स्कूल नहीं होता जिसने हजारों अनाथ बच्चों को जिंदा रखा। डेट 10 अप्रैल 1912। प्लेस साउथहैम्पटन, इंग्लैंड। दुनिया का सबसे बड़ा सबसे शानदार जहाज द टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार खड़ा था। ये जहाज अनसिंकेबल माना जाता था। इस पर सफर करना स्टेटस सिंबल था। मिल्टन हर्शी, जो उस वक्त तक एक मिलियनेयर बन चुके थे, उन्होंने अपने और अपनी वाइफ किटी के लिए सबसे महंगा टिकट बुक किया था, वीआईपी स्वीट। उन्होंने $300 का डिपॉजिट चेक, उस वक्त की ह्यूज अमाउंट, व्हाइट स्टार लाइन को भेज दिया था। उनका सामान पैक था, उनका नाम पैसेंजर लिस्ट में छप चुका था। लेकिन जहाज निकलने से कुछ घंटे पहले मिल्टन को एक फीलिंग आई। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि बिजनेस का काम आ गया था, कुछ कहते हैं कि उनकी वाइफ किटी बीमार महसूस कर रही थी। मिल्टन ने आखिरी मोमेंट पर टिकट कैंसिल किया। वो टाइटैनिक पर नहीं चढ़े। उन्होंने एक दूसरा जहाज द अमेरिका बुक किया, जर्मन शिप। 4 दिन बाद जब मिल्टन हर्शी अमेरिका शिप पर समुद्र के बीच में थे, तब उन्हें खबर मिली टाइटैनिक डूब गया। 1500 लोग मारे गए, जिसमें जॉन जेकब एस्टर, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, भी शामिल था। मिल्टन रेलिंग पकड़कर समुद्र को देख रहे थे। उन्हें रियलाइज हुआ कि वो जिंदा हैं। क्यों? भगवान ने उन्हें क्यों बचाया? उस दिन उन्हें समझ आ गया, मेरी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बची है, मुझे इस दुनिया को कुछ वापस देना होगा। आज हम उस आदमी की पूरी कहानी सुनेंगे। एक ऐसा आदमी जो 30 साल की उम्र तक टोटल फेलियर था, जिसके रिश्तेदारों ने उसे नालायक घोषित कर दिया था, लेकिन जिसने हार नहीं मानी। लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। पार्ट 1, द स्ट्रगल, द मेकिंग ऑफ द मैन। चैप्टर 1, द ड्रीमर फादर, चाइल्डहुड इन पॉवर्टी। 1857, डेरी चर्च, पेंसिल्वेनिया। मिल्टन का जन्म एक फार्म हाउस में हुआ, लेकिन ये कोई खुशहाल किसान का घर नहीं था। इस घर में रोज झगड़े होते थे। क्यों? क्योंकि मिल्टन के पिता हेनरी हर्शी एक अजीब इंसान थे। वो एक ड्रीमर थे, लेकिन वो डूअर यानी करने वाले नहीं थे। हेनरी कभी कहते, मैं ऑयल का कुआं खोदूंगा और अमीर बन जाऊंगा। वो खेत छोड़कर ऑयल ढूंढने जाते और फेल होकर आते। कभी कहते, मैं नई तरह की खेती करूंगा, फेल। कभी कहते, मैं इन्वेंटर बनूंगा, फेल। घर की जिम्मेदारी मिल्टन की मां फैनी पर थी। फैनी एक स्ट्रिक्ट मैनोनाइट यानी धार्मिक महिला थी। वो देखती थी कि उनका पति सपने देख रहा है और बच्चा भूखा सो रहा है। फैनी और हेनरी के बीच लड़ाई होती थी। एक दिन हेनरी ने घर छोड़ दिया, परिवार टूट गया। मिल्टन ने देखा कि सिर्फ सपने देखने से पेट नहीं भरता। 14 साल की उम्र तक मिल्टन ने 7 स्कूल बदले थे। उसकी पढ़ाई चौथी क्लास तक ही हो पाई थी। उसके पिता ने कहा, पढ़ाई छोड़ो, प्रिंटर बनो। उन्होंने मिल्टन को एक प्रिंटिंग प्रेस में लगवा दिया, जर्मन न्यूज़पेपर। मिल्टन वहाँ क्लमजी थे, उन्हें शब्दों से डर लगता था। एक दिन गलती से उनकी हैट यानी टोपी प्रिंटिंग मशीन के रोलर्स में फंस गई। मशीन जैम हो गई, प्रेस बंद हो गई। बॉस ने मिल्टन को लात मारकर निकाल दिया। पिता ने बहुत मारा, तो किसी काम का नहीं है। लेकिन माँ ने पूछा, बेटा तो क्या करना चाहता है? मिल्टन ने डरते हुए कहा, माँ, मुझे मिठाई की खुशबू अच्छी लगती है। माँ ने अपनी सेविंग्स निकाली, आंट मैटी ने पैसे दिए। मिल्टन को एक लोकल कन्फेक्शनर यानी जो रॉयर के पास भेजा गया कैंडी बनाना सीखने के लिए। वहाँ उन्होंने सीखा कि शुगर को कैसे पिघलाया जाता है। 4 साल बाद 1876 में 19 साल की उम्र में मिल्टन ने कहा, मैं तैयार हूँ। फेलियर नंबर 1, फिलाडेल्फिया, 1876 से 1882। मिल्टन फिलाडेल्फिया गए, अमेरिका का बड़ा शहर। उन्होंने दुकान खोली। वो रात भर कैंडी बनाते थे और दिन भर थैले यानी काट पर बेचते थे। माँ और आंट भी आ गई मदद करने। 6 साल तक उन्होंने खून पसीना एक किया, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा था। शुगर के दाम बढ़ गए। मिल्टन उधार नहीं चुका पाए, दुकान बंद हो गई, सब कुछ बिक गया। फेलियर नंबर 2, शिकागो एंड डेनवर, 1882 से 1883। मिल्टन हार नहीं माने। वो अपने पिता के पास डेनवर गए। वहां उन्होंने एक जॉब की, कैरामल बनाने की। वहां उन्हें एक सीक्रेट पता चला। उस वक्त लोग कैंडी में पैराफिन वैक्स यानी मोम मिलाते थे ताकि वो शेप में रहे, लेकिन डेनवर का मालिक फ्रेश मिल्क यानी ताज़ा दूध मिलाता था। दूध से कैरामल सॉफ्ट बनती थी और टेस्टी होती थी। मिल्टन ने ये नोट कर लिया, लेकिन वहां भी डिप्रेशन आया, जॉब गई। फेलियर नंबर 3, न्यूयॉर्क सिटी, 1883 से 1886। मिल्टन अब न्यूयॉर्क सिटी गए। उन्होंने सोचा यहाँ तो चलेगा। उन्होंने हर्शीज फाइन कैंडीज शुरू की, लेकिन न्यूयॉर्क महंगा था, रेंट बहुत ज्यादा था। एक दिन उनकी डिलीवरी वैगन यानी गाड़ी चोरी हो गई, सारा माल चोरी हो गया। मिल्टन बैंकक्रप्ट हो गए। 30 साल की उम्र, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, कपड़े फटे हुए। वो वापस अपने गांव लैंकास्टर आए।
वो अपने मामा यानी अंकल के घर गए जिन्होंने पैसे दिए थे। अंकल ने दरवाज़ा खोला, मिल्टन की हालत देखी और कहा, यहाँ से चले जाओ, तुमने हमारा पैसा डुबा दिया, तुम परिवार पर धब्बा हो। मिल्टन सड़क पर थे, लेकिन उनकी आंट मैटी और एक दोस्त ने उन्हें थोड़े पैसे और दिए। ये आखिरी बार है मिल्टन। मिल्टन ने एक छोटा कमरा लिया, उसने वही डेनवर वाला सीक्रेट यूज किया, फ्रेश मिल्क। उसने कैरमल्स बनाए। ये कैरमल्स बाकी कैंडीज से अलग थे, ये मुंह में घुल जाते थे। नाम रखा क्रिस्टल ए कैरमल्स। किस्मत का दरवाज़ा खुला। एक अंग्रेज यानी ब्रिटिश इंपोर्टर लैंकास्टर आया हुआ था। उसने मिल्टन की कैंडी चखी। उसने कहा, माय गॉड, ये अमेजिंग है, इंग्लैंड में लोग इसे पसंद करेंगे। उसने बड़ा ऑर्डर दिया, लेकिन मिल्टन के पास रॉ मटेरियल खरीदने के पैसे नहीं थे। मिल्टन बैंक गए। बैंक मैनेजर ने उनके पेपर्स देखे। पेपर्स पर बैंक्रप्सी लिखा था। मैनेजर ने लोन देने से मना करने ही वाला था कि मिल्टन ने उसे अपनी कैरामेल खिलाई और अपने पैशन से बात की। मैनेजर ने कहा, मैं तुम्हें लोन दूंगा, कागज पर नहीं, तुम्हारे चेहरे पर भरोसा करके। लोन मिला, ऑर्डर पूरा हुआ, पैसा आना शुरू हुआ। अगले 4 साल में लैंकास्टर कैरामेल कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बन गई। मिल्टन हर्शी, जो लूजर था, अब मिलियनेयर था। उनके पास सब कुछ था, बड़ा घर, नौकर, गाड़ी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ शुरू होती है। पार्ट 2, द एम्पायर, द विजनरी। चैप्टर 4, द शिकागो फेयर एंड द जर्मन मशीन। शिकागो में वर्ल्ड्स कोलंबियन एग्जीबिशन यानी मेला लगा था। ये वो जगह थी जहां दुनिया की नई टेक्नोलॉजीज दिखाई जा रही थी। मिल्टन वहां घूम रहे थे, उन्होंने कॉर्नर में भीड़ देखी। वहां जर्मनी की एक कंपनी जेएम लेहमन अपनी मशीन दिखा रही थी। वो मशीन चॉकलेट बना रही थी। उस वक्त चॉकलेट अमेरिका में रेयर थी, ये स्विट्जरलैंड से आती थी, ये सिर्फ अमीर लोग खाते थे। मिल्टन उस मशीन को देखते रहे। उन्होंने सोचा, कैरामेल सिर्फ एक ट्रेंड है, चॉकलेट हमेशा रहेगी। उन्होंने वहीं खड़े खड़े वो पूरा जर्मन प्लांट खरीद लिया और उसे लैंकास्टर ले आए। उन्होंने कैरामेल फैक्ट्री के कोने में चॉकलेट डिपार्टमेंट शुरू किया। लोग हंसते थे, ये आदमी कैरामेल का राजा है, चॉकलेट में टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। सन 1900 आया। मिल्टन ने एक शॉक दिया सबको। उन्होंने अपनी लैंकास्टर कैरामेल कंपनी बेच दी। किसको? अपने कंपेटिटर्स को। दाम $1 मिलियन। आज के हिसाब से ये अमाउंट 35 to 40 मिलियन डॉलर्स है। गांव वालों ने कहा, चलो मिल्टन अब रिटायर होगा, ऐश करेगा। मिल्टन ने कहा, नहीं, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। कैरामेल की नहीं, चॉकलेट की। सब ने कहा, तुम पागल हो, तुमने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बेच दी एक ऐसी चीज के लिए जो शायद ना चले। मिल्टन ने कहा, मैं मास प्रोडक्शन करूंगा, मैं चॉकलेट को 5 सेंट्स में बेचूंगा ताकि गरीब का बच्चा भी खा सके। चैप्टर 6, द मड एंड द मिल्क, बिल्डिंग द फैक्ट्री। फैक्ट्री लगाने के लिए मिल्टन ने कोई बड़ा शहर न्यूयॉर्क या फिलाडेल्फिया नहीं चुना। वो वापस अपने जन्मस्थान डेरी टाउनशिप गए। वहां सिर्फ खेत थे, कॉर्नफील्ड्स। लोगों ने कहा, यहाँ फैक्ट्री? यहाँ ना ट्रेन है, ना बिजली, ना वर्कर्स। मिल्टन ने कहा, यहाँ गायें हैं। चॉकलेट बनाने के लिए ढेर सारा दूध चाहिए था। मिल्टन ने जमीन खरीदी, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। लेकिन दूध वाली चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट बनाना आसान नहीं था। स्विस लोग यानी कि नेस्ले के पास सीक्रेट रेसिपी थी। दूध जल्दी खराब हो जाता था, चॉकलेट में डालते ही वो सार हो जाता था। मिल्टन ने लैब में 3 साल बिताए। वो केमिस्ट नहीं थे, वो हिट एंड ट्रायल करते थे। कभी दूध उबालते, कभी शुगर मिक्स करते। कई बार पूरा टैंक खराब हो जाता और नाली में बहाना पड़ता। फाइनली उन्होंने कंडेंस्ड मिल्क का प्रोसेस क्रैक किया। दूध से पानी निकाल दो, शुगर डालो और वैक्यूम में पकाओ। इससे हर्शीज का वो यूनिक टैंगी टेस्ट आया। 1905 में फैक्ट्री बनकर तैयार हुई, दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री। चैप्टर 7, यूटोपिया, द टाउन दैट चॉकलेट बिल्ट। मिल्टन को पता था कि अगर वो खेत में फैक्ट्री लगा रहे हैं तो वर्कर्स कहाँ रहेंगे। उस वक्त के बिजनेसमैन जैसे पुलमैन वर्कर्स के लिए गंदे घर बनाते थे और उन्हें निचोड़ते थे। मिल्टन ने कहा, मैं स्लम नहीं, स्वर्ग बनाऊंगा। उन्होंने नक्शा बनाया, घर, हर वर्कर के लिए पक्का घर जिसमें लॉन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इंडोर प्लम्बिंग हो। स्कूल बच्चों के लिए, बैंक सेविंग्स के लिए, डिपार्टमेंट स्टोर शॉपिंग के लिए, पार्क हर्शी पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, ताकि वर्कर्स वीकेंड पर एंजॉय करें। उन्होंने सड़कों के नाम रखे, चॉकलेट एवेन्यू, कोको एवेन्यू। स्ट्रीट लाइट्स को हर्शी किसेस की शेप दी गई। लोगों ने कहा, ये बिजनेस नहीं, ये चैरिटी है। मिल्टन ने कहा, अगर वर्कर खुश रहेगा तो चॉकलेट मीठी बनेगी। पार्ट 3, द लेगेसी, द हार्ट ऑफ गोल्ड। चैप्टर 8, किटी एंड द साइलेंट सॉरो। मिल्टन के पास अब सब कुछ था, दौलत, शोहरत, पूरा शहर। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में एक दुख था। उनकी वाइफ कैथरीन हर्शी, वो सुंदर थीं, हंसमुख थीं। मिल्टन उससे बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन किटी को एक बीमारी थी, लोकोमोटर अटैक्सिया, नर्वस सिस्टम की बीमारी।
वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थीं और सबसे बड़ा दुख, वो माँ नहीं बन सकती थीं। मिल्टन को बच्चों का शौक था। जब उन्हें पता चला कि उनका अपना वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो टूटे नहीं। उन्होंने किटी से कहा, अगर हमारे अपने बच्चे नहीं हो सकते तो हम उन बच्चों को अपनाएंगे जिनका कोई नहीं है। चैप्टर 9, द डीड ऑफ ट्रस्ट, 1909। 1909 में मिल्टन और किटी ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया। उन्होंने हर्शी इंडस्ट्रियल स्कूल बनाया, सिर्फ अनाथ बच्चों के लिए। ये स्कूल कोई नॉर्मल बोर्डिंग स्कूल नहीं था। यहाँ बच्चों को रहना, खाना, कपड़े सब फ्री था। और मिल्टन ने ध्यान रखा कि उन्हें अनाथ जैसा फील ना हो। उन्हें अच्छी यूनिफॉर्म्स दी गईं। 1915 में किटी की डेथ हो गई। मिल्टन अकेले रह गए। उनके पास कोई वारिस नहीं था। 1918 में मिल्टन ने वो किया जो हिस्ट्री में किसी बिजनेसमैन ने नहीं किया। उन्होंने अपने लॉयर्स को बुलाया। उन्होंने अपनी तिजोरी से हर्शी कंपनी के शेयर्स निकाले। कितने? सारे के सारे। टोटल वैल्यू उस वक्त $60 मिलियन, आज के बिलियंस। उन्होंने वो सारे शेयर्स उस स्कूल ट्रस्ट के नाम कर दिए। उन्होंने कहा, मेरे मरने के बाद कंपनी का मालिक मैं नहीं, ये स्कूल होगा। कंपनी का प्रॉफिट मेरी जेब में नहीं, इन बच्चों की पढ़ाई में जाएगा। उन्होंने ये बात छुपाई। कई सालों तक किसी को पता नहीं चला कि हर्शी चॉकलेट का असली मालिक एक अनाथालय है। चैप्टर 10, द ग्रेट डिप्रेशन, द बिल्डर। 1929 स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। पूरी दुनिया में मंदी यानी कि रिसेशन आ गई। लोगों की नौकरियां जा रही थीं। हर्शी कंपनी का प्रॉफिट भी कम हुआ। अकाउंटेंट्स ने मिल्टन से कहा, सर फैक्ट्री में काम कम है, हमें लोगों को निकालना यानी कि फायर करना पड़ेगा। मिल्टन ने पूछा, क्या हमारे पास रिजर्व पैसा है? अकाउंटेंट, हाँ। मिल्टन, तो कोई ले ऑफ नहीं होगा। उन्होंने कहा, अगर फैक्ट्री में काम नहीं है तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। उन्होंने शहर में ग्रेट बिल्डिंग कैंपेन शुरू किया। द होटल हर्शी, एक शानदार होटल पहाड़ी पर, कम्युनिटी सेंटर, थिएटर, गोल्फ कोर्स। एक फेमस किस्सा है, जब होटल बन रहा था तो मिल्टन ने देखा कि एक बड़ा स्टीम शवल यानी कि मिट्टी खोदने की मशीन काम कर रही है। वो एक दिन में 40 आदमियों का काम कर रही थी। मिल्टन गुस्सा हो गए। उन्होंने फोमैन से कहा, इस मशीन को हटाओ और 40 आदमियों को फावड़ा देकर काम पर लगाओ। फोमैन, सर इससे टाइम ज़्यादा लगेगा और महंगा पड़ेगा। मिल्टन, मेरा मकसद होटल बनाना नहीं है, मेरा मकसद लोगों को खाना देना है। जब पूरा अमेरिका रो रहा था, हर्शी शहर में हर चूल्हा जल रहा था। चैप्टर 11, राशन डी, सर्विंग द नेशन। 1940s में वर्ल्ड वॉर 2। अमेरिकन आर्मी को एक ऐसी चॉकलेट चाहिए थी जो सोल्जर्स की जेब में पिघले नहीं, क्योंकि जंगल में गर्मी होती है। कर्नल ने मिल्टन से कहा, हमें इमरजेंसी बार चाहिए, लेकिन एक शर्त है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए। मिल्टन, क्यों? कर्नल, क्योंकि अगर ये टेस्टी हुई तो सोल्जर्स इसे अभी खा जाएंगे। हम चाहते हैं वो इसे तभी खाएं जब वो भूख से मर रहे हों। टेस्ट कैसा होना चाहिए? उबले हुए आलू से थोड़ा बेहतर। मिल्टन ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। उन्होंने बनाया फील्ड राशन डी बार। ये पत्थर जैसी सख्त थी, गर्मी में नहीं पिघलती थी, टेस्ट कड़वा था। हर्शी फैक्ट्री ने दिन रात काम किया। 1 बिलियन बार्स बनाई गई। डी डे पर नॉर्मैंडी बीच पर पैसिफिक के जंगलों में हर सोल्जर की जेब में हर्शी की चॉकलेट थी। इसने हजारों की जान बचाई। चैप्टर 12, द एंड ऑफ एन एरा, 1945। वॉर खत्म हो गया था। मिल्टन हर्शी अब 88 ईयर्स के थे। वो हॉस्पिटल में थे। उनके पास उनका अपना बच्चा नहीं था जो उनका हाथ पकड़े, लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखते तो उन्हें स्कूल के मैदान में खेलते हुए हजारों बच्चे दिखते थे। वो सब उनके बच्चे थे। 13 अक्टूबर 1945 को उनकी डेथ हो गई। जब उनका वसीयतनामा यानी कि विल पढ़ा गया तो उसमें वही लिखा था, एवरीथिंग गोज टू द स्कूल। कंक्लूजन, द रैपर ऑफ लाइफ, 10 मिनट्स। दोस्तों, आज हर्शी कंपनी $50 बिलियन की कंपनी है, लेकिन उसका कंट्रोलिंग स्टेक आज भी मिल्टन हर्शी स्कूल ट्रस्ट के पास है। आज उस स्कूल में 2000 से ज़्यादा गरीब बच्चे पढ़ते हैं। उन्हें बेस्ट एजुकेशन, खाना, कपड़े, यहाँ तक कि कॉलेज की स्कॉलरशिप भी मिलती है। उस ट्रस्ट के पास आज $15 बिलियन से ज़्यादा का एसेट्स है। दुनिया के सबसे अमीर स्कूल्स में से एक। सोचिए, एक आदमी जो 3 बार फेल हुआ, जिसे उसके अंकल ने घर से निकाल दिया, जिसके पास औलाद नहीं थी, उसने अपना दुख दुनिया की खुशी में बदल दिया। मिल्टन हर्शी की कहानी हमें सिखाती है, 1. जिद, परसिस्टेंस। फेलियर्स रैपर्स की तरह होते हैं, उन्हें हटाओ, अंदर सक्सेस मिलेगी। 2. प्रोडक्ट विद अ सोल। उन्होंने चॉकलेट सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, लोगों के लिए बनाई। 3. ट्रू वेल्थ। असली दौलत वो नहीं जो आप बैंक में छोड़कर जाते हैं, असली दौलत वो है जो आप लोगों के दिलों में छोड़कर जाते हैं। उस दिन टाइटैनिक पर ना चढ़ना शायद एक इत्तेफाक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो किया वो एक चॉइस थी। तो अगली बार जब आप हर्शीज की चॉकलेट खाएं तो याद रखिएगा, वो सिर्फ चॉकलेट नहीं है, वो एक अनाथ बच्चे की मुस्कान है। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।